लगातार सुनने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता और इस विश्व रिकॉर्ड के साक्षी बन रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं राजेश पाठक जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। जो लोग व्यवस्थाओं में लगे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो बच्चे आए हैं उन्हें यथोचित स्थान प्रदान करें। आप लोग इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस अविस्मरणीय क्षण की आप साक्षी रहेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में हम आदरणीय संजीव दोहे जी से अपने जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका मिशन है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन के लिए वे जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर के नाट्य मंचन भी किए ताकि लोगों में अंगदान की समझ फैले, अंगदान एक वृत्ति और प्रवृत्ति बने। इन बालिकाओं ने मुझे चिट्ठी में लिखा है कि आप अपने मन की बात में ऑर्गन डोनेशन के विषय में लोगों से अपील कीजिए। महाराष्ट्र के करीब 80 वर्षीय वसंतराव सुरके वे तो हमेशा एक मूवमेंट चलाते कहते हैं अंगदान को एक उत्सव बनाना चाहिए। इन दिनों मुझे फोन कॉल पर भी काफी संदेश आते हैं। दिल्ली के देवेश ने भी ऐसा ही संदेश मुझे दिया है। देवेश फ्रॉम दिल्ली। I'm very happy with the government initiatives on the organ donation and the steps towards creating a policy on the same. The country really needs support in these times where people need to go out and help each other. Countries like China and Spain are very far ahead of us in terms of organ donation, and the ambitious target of 1 per million in organ donation is a very proactive step taken by the government. ये विषय काफी महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लग रहा है। देश में प्रति वर्ष 2.5 लाख से भी अधिक किडनी, हार्ट और लीवर डोनेशन की जरूरत है, लेकिन 125 करोड़ के देश में हमें सिर्फ 5,000 ट्रांसप्लांट को ही सफल कर पाते हैं। हर साल 1 लाख आंखों की रोशनी की जरूरत होती है और हम सिर्फ 25,000 तक पहुंच पाते हैं। 4 आंखों की जरूरत हो हम सिर्फ 1 दे पाते हैं। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर शरीर के ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। कुछ कानूनी उलझने भी बहुत हैं। राज्यों को भी इस दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास हुआ है। कुछ राज्यों ने कागजी कार्यवाही को कम करके इस पर गति लाने का काफी अच्छा प्रयास किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान के क्षेत्र में तमिलनाडु अग्रिम पंक्ति में है। कई सामाजिक संस्थाएं, कई एनजीओज बहुत ही अच्छा काम इस दिशा में कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो की स्थापना की गई। एक 24/7 हेल्पलाइन 1-800-11-4770 ये भी सेवा उपलब्ध है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है तेन तपतेन भुंजी था, त्याग करने का जो आनंद होता है उसका बहुत उत्तम वर्णन तेन तपतेन भुंजी था इस मंत्र में है। पिछले दिनों हम सब ने टीवी पर देखा था कि दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में
एक गरीब ठेले वाला हॉकर, उसकी पत्नी का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और ये लीवर विशेष इंतजाम करके लखनऊ से दिल्ली लाया गया और वो ऑपरेशन सफल रहा। अब मैं आदरणीय राजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे अतिथियों को, अतिथि महोदय को पुस्तक भेंट करें। आदरणीय राजेश पाठक अपनी कर्तव्य ध्वनियों से आपके स्वागत। अब मैं संदीप दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय भाई साहब राजेश पाठक जी को पुस्तक भेंट कर सकते। आप लोगों का खचाखच भरा हुआ ये हॉल आज के कार्यक्रम की सफलता की घोषणा करता है। जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाए हैं। आप लोगों के लिए हमारा दिल बिछा हुआ है। तालियां आपकी स्वयं के लिए थी। अब मैं आज के वक्ता आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी और आपके बीच कोई दूरी नहीं बनता हूँ। मैं आदरणीय दीपक शर्मा जी से आग्रह करता हूँ भाई साहब से कि वो आए और अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय दीपक शर्मा जी पर जोरदार तालियों से सभी को नमस्कार। आज तो चंदा मामा को नमस्कार किया ना, किसने देखा है? सब टेलीविजन पे आया। ये भारत है, ये विकसित भारत है। दुनिया को बता रहा है कि जो दुनिया नहीं कर सकी वो भारत ने किया है। चंद्रमा पर भारत है। भारत माता की चंद्रमा के माथे पर भारत माता की, भारत माता की लिख दिया। इंजीनियरिंग करी थी उस समय जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक साथी था, वो एक गीत गाता था। लगभग 40 साल हो गए। आज जब इसको देख रहे थे लैंडिंग को, तो वो व्यक्ति अभी अमेरिका में काम करता है, पर वो एक गीत गाता था। इनमें से बहुत सारे कॉलेज के विद्यार्थी होंगे, माताएं होंगी, और वो आज उस गीत को इतने साल बाद सुनने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान में आता और रोमांच पूरा होगा। सारे जो रोम होते हैं वो खड़े हो गए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती। सिर्फ 4 साल पहले जब ये चंद्रयान 2 असफल हुआ, तब प्रधानमंत्री जी उस समय वहां पर इसरो के उस सेंटर में उपस्थित थे। और किसी देश का लीडर कैसा होता है, पूरे वैज्ञानिक जिन्होंने ये सब करा और असफलता हुई तो सब लोग निराश थे, पर लीडर होता है उसने सबके कंधों पर हाथ रखा और कहा चिंता की कोई बात नहीं, अगले की तैयारी आज से करो। और वो जो उनका ये कथन था, इसने सारे युवा वैज्ञानिकों के अंदर जोश भर दिया और आज का दिन दुनिया के साथ 4 दिन पहले ही रूस ने जो भेजा वो नष्ट हो गया। उससे लगभग 150 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर आज भारत के जब विक्रम ने अपने पद रखे, तो ऐसा ही लगा माँ ने मामा के पास राखी भेज। तो प्रधानमंत्री जी का ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, उसके 100 एपिसोड पर टास्क इंटरनेशनल ने ये जो आयोजन किया है, 100 वक्ता, 100 विषय और लगातार उसके बाद 100 संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले सत्र में बैठ के सुन रहे थे, लोगों ने कुछ कुछ कहा सफाई से संबंधित। आज का ये पूरा का पूरा जिस एपिसोड पर चर्चा है, जहां की उसकी शुरुआत
प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण के एक बालिकाओं के द्वारा भेजे गए एक पोस्टर से की थी। उन्होंने अपने नाखून से कुछ ऑर्गन के चित्र बनाए और प्रधानमंत्री जी को भेजे। उससे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा अपना मन की बात का ये वाला एपिसोड जो अभी अपन ने देखा उस पर उन्होंने बात रखी। किसी भी देश में उस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों की मन की बात सुन के फिर सबके सामने रखता है, ये अद्भुत है और उससे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। ना केवल प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो लिखते हैं वो मुझको भी प्रेरणा मिलती है उनको सुनकर, और ये हमको सबको दिखता है। आज जिस तरीके से उन्होंने वहां बात करी, दक्षिण अफ्रीका के राजधानी में वो थे और वहां से उन्होंने देश को संबोधित किया, जिस प्रकार का रोमांच हम सबको लगता है, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति एक देवता के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। अब विषय की तरफ थोड़ा ध्यान दें। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो गया भारत, सबसे ज्यादा युवाओं का देश हो गया भारत, पर इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो शरीर दुर्घटना में नष्ट हो गए, जो शरीर किसी कारण से नहीं चल पा रहे, जिनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया, उनके शरीरों को लाके जला दें तो उचित ही है। पर उनके अंगों की जो बची हुई आयु है, उससे किसी को आंख मिल जाए, उससे किसी को हृदय मिल जाए, उससे किसी को किडनी मिल जाए, तो एक व्यक्ति 4-5 लोगों को जीवन दे सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम सिर्फ 5% लोग मृत्यु के समय अपनी ऑर्गन डोनेट कर पाते हैं। अब ये संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प ये करना पड़ेगा, मैं अथवा मेरे पास इस प्रकार का कोई है तो मैं उसको जागरूक करूंगा और उस जागरूकता से वो अपना अंग का दान कर सके। और ये प्रारंभ करना पड़ेगा युवाओं को भी, जागृति लाना पड़ेगी। इसके पहले वाले सत्र में एक बिटिया ने बहुत अच्छी बात करी, किसी हॉस्टल में वो रहती थी, उसने बताया कि मैं बाहर निकलती हूँ और बाहर निकलने के बाद रोज स्कूल जाती हूँ तो घर के बाहर आसपास के लोग कचरा छोड़ जाते हैं, प्लास्टिक की पन्नियों में छोड़ जाते हैं और गाय आके उसको खाती है। अब यह उसका जो प्रश्न है, उसके मन की जो जिज्ञासा है, इसका हल दिल्ली में बैठ के स्वच्छता की बात तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, परंतु उसका हल किसको ढूंढना है? उस बिटिया ने उसका उत्तर अपने मन से खोजा बाहर निकलने के बाद। बात करी जब उसने कहा ये ठीक कहते हैं आप कि मैं यूनिफॉर्म में खड़ी होके उस जगह खड़ी हो जाऊंगी जहां लोग कचरा फेंकते हैं, और फिर वो जब कचरा फेंकने आएंगे तो मैं लूंगी और उसमें से पॉलीथीन की पन्नी अलग कर लूंगी और कचरे को अलग करूंगी, ताकि यदि गाय वगैरह किसी को लेना तो पन्नी ना खाए। दिस इज द आइडिया केम इन हर माइंड। अपने आप उसके अंदर से इस प्रकार का उत्तर भी आया। तो इन जितनी भी चीजें हमको इस प्रकार के मन की बात में प्रधानमंत्री से मिलती हैं या आसपास जो कुछ अपेक्षा की जाती है, वो परिवर्तन भाषण से नहीं, वो आचरण से होगा। और आचरण के लिए यदि मैं सुधरूंगा, हम सुधरेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये भाव हमको अंदर से विकसित करना होगा। इसी क्रम में इसी एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पर बहुत अच्छी बात की। दिवाली आ रही होगी, उस एपिसोड के समय उन्होंने कहा भी दिवाली में हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो घर की सफाई पूरी करें, घर के आसपास की सफाई भी पूरी करें और वो सफाई निरंतर बनी रहे, इस बात का संकल्प लें। और सफाई ना केवल घर के आसपास की, घर की, वरन अपने मन की, मस्तिष्क की भी सफाई करें। जरा विचार करके देखिए कितनी गंभीर बात है। हमारे मन में भी इस प्रकार के कितने सारे विचार आते रहते हैं, और अब अकेले विचार नहीं आते। एक छोटा सा 2 इंच बाई 4 इंच का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मोबाइल कहते हैं, कि 24 घंटे 365 दिन हमारे अंदर कूड़ा करकट सब भरता रहता है। हटाएगा कौन? नगर निगम की गाड़ी नहीं आएगी इसको स्वच्छता की बात करने, हटा देंगे तो हटाना खुद को पड़ेगा। यदि भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने आए तो उसके युवाओं को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि ना केवल वो स्वयं इन सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और जिस प्रकार से वहां आज पहुंचे, इतना प्रेसिजन, इतना माइन्यूट हर व्यक्ति वो कर सकता है। और ये आपको बता दूं, जिस संस्था ने इन लोगों को संभाला है, इसरो जिसका नाम है, मुझे सौभाग्य से मेरा कुछ काम है तो संस्था में आता जाता रहता हूँ, मुझे पता है। आप सब जो लोग थोड़ा बहुत भी अध्ययन के क्षेत्र में हैं, IIT से पढ़े हुए व्यक्ति वहां पर नहीं हैं। देश के समृद्ध जो सबसे श्रेष्ठतम विद्यालय हैं, वहां के बच्चे वहां पर साइंटिस्ट नहीं हैं।
साधारण कॉलेजेस से निकले हुए इंजीनियर्स वहां पर हैं और वो सिर्फ संकल्प की शक्ति के साथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा सा कहीं का भी पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि संकल्प लेता है वो उसको करता है। लगभग 40% वहां पर महिलाएं काम करती हैं, पर उनके अंदर प्रेरणा क्या है? आज भी आप देख सकते थे तो उनमें सब में भारत झलक रहा था। साड़ियां पहनने में किसी को कष्ट नहीं है। आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी के आप उसमें देखेंगे तो इस प्रकार का वातावरण आपको नहीं दिखेगा। और जिस प्रकार से सब एक दूसरे से मिल रहे थे वो वास्तव में भारत है। और वही भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं, जिस मंच पे होते हैं, उसी भारत की बात करते हैं। तो ये भारत की अपने आप की एक भूमिका है जो भारत को निभाना है, करना है, आगे जाना है। इसी एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, रन फॉर यूनिटी। और उन्होंने उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले देश के गृह मंत्री थे उनका संदर्भ लिया। उन्होंने किस तरीके से राज्यों को सबको जोड़ा और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो विविधता है ये ईश्वर के द्वारा भारत को दिया गया उपहार है। दुनिया में ऐसी विविधता दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। अलग अलग प्रांतें, अलग अलग भाषा, अलग अलग भोजन, अलग अलग पहनावा, अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पूजा पद्धति नहीं भी हो तो सब इतनी भिन्नता है। और उसका जो गुलदस्ता बनता है वो भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ गुलदस्ता, सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे अच्छा दिखने वाला ये भारत का गुलदस्ता। तो भारत की जो विविधता है ये भारत की शक्ति है। भारत ने इतने वर्षों में इन सबको लेके साथ चलने का जिस प्रकार से एक सिंथेसिस की, जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को बनाया है वो भारत की ताकत है। आज की कुछ विघ्न करने वाले लोग उसको, जाति को, संप्रदाय को, भाषा को, खान पान को, इसको पृथक करने की कोशिश करते हैं। ये पृथक किसी के प्रयास करने से थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा, परंतु मूल रूप से सबके अंदर एक भाव एक जैसा है। आज पूरे 140 करोड़ लोगों ने भारत माता की जय जब कहा होगा, उसमें किसी का कोई धर्म नहीं था, किसी की कोई जाति नहीं थी, किसी का कोई संप्रदाय नहीं था, सबकी एक माता थी, भारत माता की। ये भारत, ये उनके उद्घोष में, उनके विचार में इस प्रकार की बातें हमको सदैव मिलती हैं। तो हमको लगता है कि ये जो कुछ सब कुछ घट रहा है इसको, सब चीजों को देखें, सबको समझें। और ये जो मन की बात वो करते हैं, मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति ने फोन पे सुना बात करते हुए, किसी ने पत्र लिखा, ठीक है बैकअप होगा, उनके पीछे लोग होंगे, कार्यालय होगा, जो सब रखता होगा, पर इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री अपने देशवासियों से इतना नियमित, इतने लंबे समय तक हर माह कैसी रचना बनाते, इतना समय निकालते होंगे, उनका अध्ययन करते होंगे, फिर उनमें से कुछ चीजें चुनते होंगे और संदेश देते होंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी इस चीज को याद रखेगी और उससे प्रेरणा लेती रहेगी। मुझे लगता है कि मन की बात में जितने और एपिसोड हुए हैं उन सारे एपिसोड का एक ना एक केंद्र बिंदु है, एक ना एक केंद्र विषय है जिस पर उन्होंने बात करी है और उससे लोगों से अपेक्षा की है। अब उन्होंने यदि अपेक्षा करी है तो निश्चित रूप से हमको भी उस अपेक्षा पर खरे उतरने की आवश्यकता है। एक जगह वो बताते हैं महाराष्ट्र के किसी गांव में कि दिन में वहां स्कूल लगता था, बच्चियां पढ़ने आते थे। एक बच्ची की माता जो है वो लिख नहीं पाती थी, अखबार भी वो पढ़ नहीं पाती थी। उस बच्ची के अंदर इस प्रकार की क्यूरियोसिटी हुई कि स्कूल तो हमारा 12-1 बजे खत्म हो जाता है, तो क्यों ना हमने जो पढ़ लिया है वो हम अपने माता पिता या अन्य लोगों को पढ़ाएं। तो महाराष्ट्र के स्कूल में ये प्रारंभ हुआ। दिन की पाली में बच्चे पढ़ते, शाम के पाली में वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो अपने गांव के लोगों को बुलाते, बिठाते और उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। 2 साल के अंदर पूरा का पूरा गांव, लोगों ने पहले मना करा, अरे क्या है, पर पहले महिलाएं जुड़ी, फिर पुरुष भी जुड़े, वो पूरा गांव 80 साल का वहां का एक वृद्ध भी हस्ताक्षर कर रहा है, अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करके 100% साक्षरता करी। अब ये जो बिटिया थी, अच्छी उस बिटिया के लिए वे बिटिया हमारे घर में भी हैं, उनको इस प्रकार की प्रेरणा मिले और उसकी प्रेरणा में कुछ लोग वरिष्ठ भी हैं तो वो सहायता कर सकें। इसमें भूमिका थी उस गांव के सरपंच की। उसने शाम के समय उनको वो विद्यालय दे दिया, यहाँ भैया पढ़ा सकते हो। तो एक व्यक्ति के अंदर आया विचार और उस बिटिया का छोटा सा संकल्प ने 2 साल के अंदर
पूरे गांव को साक्षर कर दिया, बिना किसी सरकारी वेतन के, बिना किसी अपेक्षा के। बस ये भाव आया कि मेरे गांव के सब लोग पढ़ लिख जाएं। उसके पहले ये भाव आया कि मेरी माता को पढ़ना आ जाए और साइन करना आ जाए। जो लोग ये सब कर चुके हैं उनको इसकी गंभीरता पता नहीं चलती। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लिखना नहीं जानते, जरा उनका दर्द देखो। सुनते समय टेलीविजन सबको दिख रहा है, बोल सब सकते हैं पर लिख नहीं सकते। एक ऐसा भी वर्ग है। और न केवल पढ़ाई से संबंधित, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आपके जीवन में दिन प्रतिदिन में घटनाओं में दिखती रहेंगी। और उनके साथ किस प्रकार से हम कुछ प्रेरणा प्राप्त करें, किस प्रकार से हम उदाहरण बन सकें, ये हमको अपने आप उसमें करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसी एपिसोड में एक बात और महत्वपूर्ण कही। उनको किसी एक व्यक्ति ने पत्र लिखा और उसने पत्र लिखा और अपनी वेदना लिखी कि मैं युवा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता और मैं अभी तक 4 बार इस पद के लिए इंटरव्यू दे चुका हूं, परंतु मैं लिखित परीक्षा में पास हो जाता हूं और इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता। तो मेरा अब ये विश्वास है कि मैं पढ़ने में तो अच्छा हूं पर मैं रिश्वत नहीं दे पाता, इसलिए इंटरव्यू में नहीं आता। अब विचार करके देखिए, एक साधारण सा युवक इतनी हिम्मत करके प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और प्रधानमंत्री कार्यालय से वो पत्र प्रधानमंत्री के पास जाता है। प्रधानमंत्री उसको देखते हैं, वो देख के इस मन की बात में सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं करते, उसके पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सब लोगों को बुला के कहा कि ये भारत सरकार की जो जितने कार्यालय हैं जिनमें हम भर्ती रखते हैं, इसमें जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उसमें इंटरव्यू की क्या आवश्यकता है। सब जो अधिकारियों को पूछा इंटरव्यू की क्या आवश्यकता है। भाई बोला कोई इसलिए नहीं, इस सिफारों से जिनको करते थे उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय घोषणा करी 1 जनवरी 2016 के बाद डी लेवल के नीचे की सारी परीक्षाओं में परीक्षा के आधार पर सबका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। ये जो संवाद है, ये जो विचार है, जो एक आम व्यक्ति से, एक जन साधारण से पहुंचता है, उस पर विचार करके, मंथन करके उसको कैसे क्रिया में पहुंचाना, ये भारत के प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्तर से करके हम सबको दिखाया। और ये घटना हो गई। आज बहुत सारे लोगों को 16 से आज 23 में आ गए, लोगों को पता ही नहीं होगा इसके पहले होता। तो काम करने की उनकी जो शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को याद नहीं होगा, उन्होंने इसी एपिसोड में कहा था कि मैं कल या परसों जब वो ये बोल रहे थे कि मैं लंदन जाने वाला हूँ, ब्रिटेन जाने वाला हूँ, और ब्रिटेन में जाके उस घर में जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, रह के उन्होंने वहां पर अपनी पढ़ाई करी थी, वो अब भारत का मिल गया है, भारत की वो संपत्ति हो गई है, तो उसको संभालेंगे और लोगों को प्रेरणा के लिए बताएंगे कि न केवल भारत में तो जो स्थान है बाबा साहब के वो तो ठीक है, परंतु लंदन में भी जो स्थान है उसको भारत सरकार ने लिया है और वो प्रेरणा का केंद्र होगा कि दलितों का, वंचितों का, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो उनके इस प्रकार के डॉक्टर साहब जब अम्बेडकर जी थे तब उनको तो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। वो अपने काल के सर्वाधिक पढ़े लिखे राजनेता थे उस समय के भारत की जो रचना थी उसमें जितने लोग थे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 3 पीएचडी थी उनके पास और दुनिया के एक विश्वविद्यालय में जहां से उन्होंने लॉ करा था वहां तो आज उनकी प्रतिमा भी लगी। तो वो स्थान लिया और उस स्थान को पूरा उन्होंने विकसित किया और लोगों के लिए बताया कि वो प्रेरणा का केंद्र बनेगा। ब्रिटेन में वो स्थान लिया, उसको सजाया, संवारा। ये क्या बताता है कि एक तरफ ये भाव है कि सब जो है भारत माता की संतानें हैं, किसी प्रकार के किसी भी चीज के कारण यदि कोई वंचित है तो उसकी व्यवस्था हो, पर प्रेरणा का केंद्र यदि हो कहीं भी है तो उसको भी भारत के युवाओं के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। ये प्रेरणा देता है और इस प्रकार की अनेक बातें उन्होंने इस मन की बात के एपिसोड में कही और आगे भी इस प्रकार के मन के एपिसोड जो आए और उसमें सबको प्रेरणा प्राप्त हुई। मुझे लगता है कि पूरे देश में विशेषकर युवाओं में एक अति उत्साह का वर्धन वो करने में सक्षम है और उनके पास इतना विजन है, इतनी दृष्टि है उनके पास कि महत्वपूर्ण चीजों को समझते हुए
वो ये जानते हैं कि भारत की वास्तव में दुनिया को कितनी आवश्यकता है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सौभाग्य से मुझे यूक्रेन के कुछ स्थान देखने का अवसर मिला है। दोनों एक ही थे कुछ वर्षों पहले तक, एक ही देश का हिस्सा थे, अलग अलग हो गए। भारत ने ये पहल करी थी कि भाई कोई भी युद्ध अभी तक जो दुनिया में हुआ है, उस दुनिया का युद्ध का अंतिम परिणाम बैठ के हल करने में ही है। तो क्यों युद्ध करते हो, बैठ के ही हल करो। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज रूस के प्रधानमंत्री से कही, राष्ट्रपति से कही, और उसने आज कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध बंद करेंगे। ये भारत की प्रेरणा है, भारत की भूमिका है। मुझे लगता है भारत का युवक आज अपने आप प्रधानमंत्री के साथ मन की बात से, उनके मन से जुड़ रहा है। भारत माता की जय। जैसा कि हमारी थीम है कि हम एक संकल्प जरूर लेते हैं। अपना हाथ आगे ऐसे करिए और एक संकल्प लीजिए मेरे साथ। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं देश के गौरव को बढ़ाने वाले प्रत्येक नागरिक का सम्मान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद